के रखा है। और आज वो ग्रो टूगेदर टीम के एज अ पिलर है, नींव है, और उनके वजह से हमारा ग्रो टूगेदर टीम आज इस मुकाम पे है। और जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो घंटों रात रात को स्टडी करते हैं। और आज जो मेरा लेवल है, या मेरे डाव अचीवर्स जो आज 45 पूरे इंडिया में है, महज 10 महीने में उनका बहुत बड़ा रोल और योगदान रहा है। लगातार उनके साथ मेरी बातचीत कई घंटों होती है, हम काफी सारे मीटिंग साथ लेते हैं। ही इज माई लिटिल ब्रदर, अगर मैं कहूँ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पेशे से वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। आईआईटी पुणे से ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पे उन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई की है, डिग्री ली है। और विगत कई सालों से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर और क्रिप्टो के ऊपर काम करते हैं। और मार्केट में जितने भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर हैं या फाइनेंस सेक्टर हैं, सारे सेक्टरों का इनको अच्छा खास अनुभव है और करेंट अफेयर से जुड़े रहते हैं। इनका आईक्यू, इनका नॉलेज, इनका बिहेवियर बहुत ही औसम है, और इसीलिए हार्टली मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। और मुझे इस बात का गर्व है कि वो हमारे ग्रो टुगेदर टीम के पार्ट हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शशि शेखर सर को आमंत्रित करूंगा, वो पहले अपने बारे में बताएंगे। और आज हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग की तरफ से करूंगा। ये क्वेश्चन मुझे आप लोग की तरफ से मिला है, तो मैं शशि शेखर सर से आग्रह करता हूं कि वो आए और सबसे पहले अपना एक इंटरव्यू, एक इंट्रोडक्शन रखे कि आज वो कैसा फील करते हैं हमारे साथ आके। और साथ ही साथ उनका परिचय उन्हीं की जुबानी से हम सुनना चाहेंगे। तो सर, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, स्वागत है, आप स्पॉटलाइट में हैं। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो इंटरनेट। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर। आपके जो भाषा शैली है उसका तो मैं कायल हूँ। आपने जिस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, मुझे नहीं लगता कि और मुझे कुछ अपने बारे में बताने की आवश्यकता है। फिर भी मैं ये बताऊं कि मैंने बेसिकली कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है। स्कूलिंग मेरी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। फिर उसके बाद मेरा मास्टर्स हुआ एमटेक, जो सीडेक, और मैंने सर्टिफिकेशंस लिए कुछ आईआईटी से। और इसके बाद मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपका क्या कहते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं एनालिस्ट, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग आप बोल सकते हैं। इससे पहले मैं एज ए इंजीनियर काफ़ी सालों तक काम किया हूँ, बेंगलोर में, पुणे में, दिल्ली में, अलग अलग जगहों में एज अ क्लाउड डेवलपर और अलग अलग टेक्नोलॉजी पे। फिर उसके बाद मैंने रिटर्न बैक किया है अपने नेटिव प्लेस में 2017 के करीब में। और 2017 में मैंने जब रिटर्न बैक किया तो मैंने सबसे पहले बिटकॉइन की माइनिंग और इथेरियम की माइनिंग स्टार्ट की। ये बिटकॉइन की माइनिंग, इथेरियम की माइनिंग कई सालों तक चली। बाद में इथेरियम की टेक्नोलॉजी बदली तो मैंने भी अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस किया। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चलते रहा। इसी बीच में मैंने व्यापम पीएससी ये सब चीज़ें निकाली। और क्योंकि टीचिंग इज़ माई वन ऑफ द पैसन, वन ऑफ द, या पैसन बोलिए, क्योंकि मेरा जो हॉबी है वो ग्रेस्पिंग नॉलेज एंड शेयरिंग नॉलेज है, मतलब ज्ञान को एकत्र करना और फिर उसे बांटने का प्रयास करना। तो मैं अपने पेशे को भी फॉलो कर रहा हूँ। आज मैं एक एज अ गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ, और जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसे आप सभी लोगों से बांटने का प्रयास करता हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे ओरिजिन के ऊपर। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगेन हेलो इंटरनेट, नमस्कार टू ऑल। जी रमेश। थैंक यू सर। तो साथियों, आपने जैसा देखा कि शशि शेखर शर्मा सर अलग अलग फील्ड के काफी समय से एक अनुभवी व्यक्ति हैं और बहुत हम्बलनेस इंसान है। और इस बात की मुझे और बहुत खुशी होती है कि शशि शेखर शर्मा सर फैक्ट और ट्रुथ बोलते हैं, किसी बात को बना के या किसी बात को ओवर तरीके से नहीं करते, जेन्युइन बात करते हैं। तो सर, आपसे हमारा पूरा इस पैनल, ग्रो टुगेदर पैनल, पहला एक क्वेश्चन करता है कि सर, ओरिजिन को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, किसने बनाया और ये कब बना है? ये हमारा जी पहला प्रश्न है सर, ओवर टू यू। जी जी जी। देखिए, ओरिजिन सच में एक क्रांति लेके आ रही है। इसके बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य मैं अगर थोड़ी देर बाद स्क्रीन शेयर करके आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। आप जब कभी भी क्या कहते हैं
ये ओरिजिन के टैब को ओपन करते हैं, होम को ओपन करते हैं या डैशबोर्ड को ओपन करते हैं, तो ये वेब 3, जैसे मैं थोड़ा सा आप लोग को स्क्रीन दिखा रहा हूँ, मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोग को स्लो तो नहीं आ रही? मतलब वॉल्यूम बढ़ाना है क्या, ये बता देंगे आप? बढ़ा सकते हैं सर तो और बेटर होगा। 1 मिनट सर, मैं माइक हाँ पास सर। कर लेता हूँ। Is it my यस। voice audible to all right now? यस सर। Okay, so this is the origin page. Suppose we are on the page of the origin. अगर मैं होम पे जाऊं तो यहाँ पर से लिखता है Web3 integrated financial ecosystem. This is the answer whatever the question has been raised. फाइनेंशियल इकोसिस्टम, देखिए जब बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन ने एक मैकेनिज्म चेंज किया ऑल ओवर वर्ल्ड में कि हम जो पैसे का अधिकार है किसी एक देश, किसी एक संस्था, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहने देंगे, क्योंकि अगर व्यक्ति, देश या संस्था के पास ताकत है तो ताकत के आधार पे वो अपनी मनमानी कर सकती है, फाइनेंशियल चीजों को वो क्या कर सकती है, डिसबैलेंस कर सकती है। तो आजकल आप विश्व में देखते हैं कि यूएसए ने हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया, अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो इससे व्यापार प्रभावित होता है, और व्यापार प्रभावित होता है, फाइनेंस प्रभावित होता है, तो व्यक्ति तो जीता रोटी कपड़ा मकान के लिए, मतलब सारा जो चीज है वो प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए ही बिटकॉइन आया है कि हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे, जो अधिकार है किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगा, वो सभी लोगों के पास होगा, जो व्यक्ति भी इंटरनेट पर होगा। फिर जो दूसरी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आई जिसने वर्ल्ड को बदल दिया, वो थी इथेरियम। इथेरियम ने डिसेंट्रलाइज दुनिया में कदम रखा और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे सभी जितने भी तरह के फाइनेंशियल चीजें, चाहे फाइनेंशियल चीजों में आप उदाहरण ले सकते हैं द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि हम अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, रखते हैं, वहां से हमें सेविंग मिलता है या फिर हम करंट अकाउंट करते हैं, तो स्टिल द बैंक इज अ सेंट्रलाइज, क्योंकि बैंक जो है सरकार के द्वारा रेगुलेट होती है। लेकिन विश्व में इतनी समस्याएं हैं कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, इतने अंडर डेवलप क्षेत्र हैं जहां तक बैंक पहुंच ही नहीं पाई है। लेकिन आज के डेट में जो रिवोल्यूशन है वो स्मार्टफोन ने लाया, लगभग हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन पहुंच रहे हैं। तो इथेरियम ने ऐसा सोचा कि क्यों ना फाइनेंस को ही डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, मतलब बैंक की आवश्यकता या बैंक के स्वरूप को, बैंक के मैकेनिज्म को बदलते हुए मोबाइल तरह से कर दिया जाए। मोबाइल बैंकिंग इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब मोबाइल को ही बैंक बना दिया जाए। यू डोंट नीड टू गेट द बैंक अकाउंट, इवन दिस कुड बी पॉसिबल ड्यू टू द डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो ये इथेरियम ने किया। जो मैं अब समझ पा रहा हूँ कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में इन सभी चीजों में हैं, तो इसके बाद इथेरियम ने प्रयास तो किया, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी रह गए। ओरिजिन ने एक विजन सोचा कि हम एक काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को डिसेंट्रलाइज करेंगे और साथ ही साथ पूरे विश्व का एक इकोसिस्टम बना देंगे जिसमें बैंकिंग सेक्टर का स्वरूप बदल जाएगा, ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, लोगों के पास मोबाइल ही उनका बैंक होगा। उदाहरण के लिए आप बैंक में जो भी पैसे जमा करते हैं, आपको उससे क्या मिलते हैं? आपको उससे मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आप साल भर का एफडी करें, अगर आप एफडी नहीं भी करते हैं, आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और आपके बैंक में साल भर तक पैसे हैं, आदान प्रदान हो रहे हैं पैसे के, तो भी आपको 2-2.5%, 3% तक का रिटर्न्स मिलता है। तो ये बैंकिंग सिस्टम ने करके रखा है। लेकिन फिर वही है, बैंक सेंट्रलाइज है, तो कभी कभी देश इकोनॉमी के हिसाब से इनके नियम हो जाते हैं, जैसे कि रेपो रेट का बढ़ जाना, घट जाना, या किसी तरह का स्कैम हो जाना। जैसे कि मतलब किसी प्रोजेक्ट पे बैंक ने पैसा दिया और वो प्रोजेक्ट स्कैम कर गया, देश से बाहर भाग गए कुछ लोग, तो ऐसे करके लोगों का पैसा जो है अटक जाता है या लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो एक ऐसे नियम का सोच रखा गया ओरिजिन के द्वारा कि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, 100% करप्शन फ्री हो। तो उन्होंने एक नियम बनाया, नियम को ही ये कहते हैं प्रोटोकॉल। तो देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है द डिसेंट्रलाइज फाइनेंस 3.0। 3.0 का मतलब क्या है? जो वेब 3 है, जैसे जनरेशन होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो अब भी उसी तरीके से जैसे हमारे देश को अभी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। रसिया से हम बात कर रहे हैं Su 57 पे, यूएसए भी बहुत ट्राई कर रहा था कि F-35 आप ले लें। उसी तरीके से इंटरनेट का भी और वेब का भी जनरेशन होता है, द फर्स्ट जनरेशन, द सेकंड, जो सबसे लेटेस्ट और फ्यूचरिस्टिक है वो है Web 3 जनरेशन। तो यहाँ पास जो आपके सामने दिख रहा है वो क्या है?
the DeFi 3.0 protocol based on the algorithmic non-stable currency LGNS makes the world first private and anonymous payment ecosystem. तो इसका साधारण अर्थ ये हुआ कि फाइनेंशियल चीज कोई कि जो बैंक के द्वारा व्यक्ति ठगा हुआ कभी महसूस ना करे। अगर ऐसे कभी कुछ हो जाते हैं तो हम एक ऐसे नियम का प्रतिपादन करें, एक ऐसा एल्गोरिदम बनाए, एक ऐसा फॉर्मूला बनाए जहाँ पे करप्शन जीरो होगा और फाइनेंशियल सेक्टर डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो इस विजन के साथ मैं जो इंटरनेट पे देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, जो अभी तक ओरिजिन ने 10 से 14 साल पहले ही इस विजन पे काम करना स्टार्ट किया और उसी का परिणाम है वो 10 से 14 साल की तपस्या है जो आज हमें इस तरह का प्रोजेक्ट मिला है। और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने पहले वर्ल्ड के लिए रिवोल्यूशनाइज किया, साथ ही साथ उन्होंने, क्योंकि मार्केटिंग के लिए उन्होंने एक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म को चूज किया जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, ताकि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो सके। तो इन्होंने बाद में उसमें कम्युनिटी सिस्टम भी डाला। तो इसलिए ये जो है वन ऑफ द बेस्ट, या मैं कहूँ मेरे ख्याल से तो बेस्ट ही है। कम्युनिटी सिस्टम में अभी तक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने अपने जीवन काल में तो नहीं देखा है, जबकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्टों को समझने का प्रयास करता हूँ। और मैं प्रूफ के साथ इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि जो मैं यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन जब देखता हूँ सर, $5.55 बिलियन, और मैं आपके सामने यहाँ पास कॉइन मार्केट कैप ओपन करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ आप लोग के लिए। दिस इज द सेंट्रलाइज बॉडी ऑफ द कॉइन मार्केट कैप। यहाँ पास एक ऑप्शन होता है डेक्स का भी, मैं वहां पे भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप केवल इसको ध्यान दें। ये जो आप देख पा रहे हैं $5.5 बिलियन। इन द सेम मैनर इफ आई कुड गो डाउनवर्ड एंड this 27, 28, 29, 30, suppose this 30 Uniswap, this is the one of the best project based on the Binance। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इन टर्म्स ऑफ यहाँ पास अगर आप देखेंगे इसका मार्केट कैप आप देखें 3.89 बिलियन एंड द ओरिजिन मार्केट कैप इज अराउंड द 5.55 बिलियन। इट मींस व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप the origin already top 30 coin project of the coin market cap। मतलब वर्ल्ड के क्रिप्टो प्रोजेक्ट में ऑलरेडी टॉप 30 के अंदर ये आ चुका है, और वो भी महज 2 साल से भी कम समय में। दिस इज नॉट कह सकते हैं आप नॉर्मल थिंग, दिस अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो इस आधार पे मैं कहता हूँ इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट एंड समहाउ आई कैन से इट इज अ बेस्ट प्रोजेक्ट। तो ये विजन है कि वर्ल्ड को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया में हम एक क्या कहते हैं, एक नियम ही देंगे जिससे पूरी वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी आए, सभी लोग प्रोस्पेरस हो, सभी लोग के यहाँ लक्ष्मी का निवास हो और सभी लोग का जीवन स्तर उठ सके। तो मैं ये समझ पाया, इसलिए ओरिजिन है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। इसमें थोड़ा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि किसने इसे बनाया है और कब बनाया है और ये कौन कौन लोग हैं जो क्रिएटर हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जी जी, इसको भी देखने के लिए आप ओरिजिन के वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पास एक ऑप्शन होता है मिंट। इस मिंट को ओपन करते हैं, यहाँ पास हमारे पास ए डाई का स्वैप ओपन करते हैं तो यहाँ पास देखिए हमारे पास एक व्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट आएगा, इसको क्लिक कर लें, ये हमें सटीक के पास ले जाएगा। इसको थोड़ा समझेंगे, बहुत लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न बहुत डाउट होते हैं। देखिए डिसेंट्रलाइज की दुनिया का अर्थ ये हुआ, हमें मैं इसे एक मंदिर के उदाहरण से समझाता हूँ। सपोज आपने एक मंदिर बनाया है और उसके बाद क्या हुआ, मंदिर बहुत अच्छे से चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आप मंदिर ले लीजिए, गिरजाघर ले लीजिए, आप मस्जिद ले लीजिए, आपकी जो भी इबादत का प्लेस है वो आपने बनाया। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वहां पास एक स्टोन होगा जिसमें आपका नाम लिखा जाएगा संस्थापक, तो आपका नाम वहां पास आया संस्थापक में कि इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन उसके अगले दिन आपने प्रचार प्रसार किया और बकायदा एग्रीमेंट के साथ कि मैंने इस मंदिर को जरूर बनाया है, परंतु यह मंदिर या जो भी पूजा स्थल है, जो भी इबादत गाह है, ये पब्लिक के लिए है। मैं इस मंदिर में जो भी दान दक्षिणा जो कुछ भी होगा उसके ऊपर अधिकार नहीं रखूंगा, एक भी अधिकार, एक भी रुपए का अधिकार नहीं होगा। 0 पॉइंट समथिंग या 1% जो भी आएगा वो इस मंदिर के डेवलपमेंट में होगा और उसके ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं होगा। वो आपके सामने होगा, वीडियो के द्वारा होगा और कहाँ पैसे जाएंगे जिसके ऊपर से मतलब फ्री डेवलपमेंट हो सके। तो
ये विजन अगर रखा जाता है तो मंदिर का संस्थापक तो कहलाया, परंतु मंदिर के ऊपर अधिकार नहीं रखता है। तो बिटकॉइन जब बना, तो बिटकॉइन को बनाया किसने? सतोशी नाकामोटो में। असली वो कौन है हम नहीं जानते, आज तक नहीं जानते। आप इंटरनेट पे सर्च मारते रहिए, आपको केवल रूमर्स ही मिलेंगे। वो एक व्यक्ति है कि ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन है, स्टिल वी डोंट नो। इन द सेम मैनर क्या कहते हैं आपका, एलजीएनएस को ओरिजिन नाम की एक संस्था ने बनाया, लेकिन ओरिजिन कौन है, इसमें कौन लोग काम करते हैं, कहाँ है, किस देश की है, इसके बारे में पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। या इसको ये कह सकूं मैं कि ये पूरे विश्व के लोग हैं जो इसमें काम करते हैं, हमें पता नहीं है कौन लोग हैं। इसीलिए तो ये डिसेंट्रलाइज, यही तो इसकी खूबसूरती है। कल को अगर ये पता चल जाए कि सत्तो, एक उदाहरण के लिए, मैं किसी व्यक्ति को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीज हुई इसलिए बता रहा हूँ, कल को ये पता चल जाए कि सतोशी नाकामोटो विजय माल्या थे या नीरव मोदी थे, जिसने देश का इतना पैसा लेके बाहर भाग गए, इतना बड़ा घोटाला किया, तो क्या बिटकॉइन की वैल्यू वो वैल्यू रहेगी जो आज है? नहीं, क्योंकि लोग क्या है, नाम में अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न कर लेते हैं। तो इसी तरीके से डिसेंट्रलाइज का जो कॉन्सेप्ट आया, तो ओरिजिन वो संस्था है जिसने एलजीएनएस को बनाया। ओरिजिन में कौन है असली लोग, हम नहीं जानते, लेकिन ओरिजिन ने जो बनाया उसको ओपन सोर्स कर दिया, अपने कोड को ओपन सोर्स कर दिया, प्रोग्राम को ओपन सोर्स कर दिया। और असली मतलब तो उससे है कि क्या नियम प्रतिपादित किए हैं, क्या नियम ब्लॉकचेन पे लिखे गए हैं, और वो नियम डिप्लॉयड हैं। इट मींस व्हाट, दैट डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अल्टर्ड, उसको नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। और अगर वो नियम सही है, वो नियम अपने क्या कहते हैं मतलब स्वरूप को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, इसी का परिणाम है कि 5.5 बिलियन पे प्रोजेक्ट है। तो ओरिजिन इज ऑर्गेनाइजेशन, बट डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, जिसने एलजीएनएस बनाया, स्टेबल कॉइन ए बनाया, बाद में अनूबी फाउंडेशन के साथ इनका टाई अप है, अनूबी कॉइन आएगा। ये 3 स्टेज में जा रहा है। द वेरी फर्स्ट इज द ओरिजिन, विच मीन्स उत्पत्ति, द बिगिनिंग। द सेकेंड पार्ट इज द अवेकनिंग, जिसका मतलब है जागृति या जाग जाओ, आप उत्पन्न हुए, अब जागिए। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ इटर्नल। इटर्नल मतलब सनातन, सर्वत्व, अत यूनिवर्सल, तो मतलब कि सभी जगह फैला देना। तो इस विजन के साथ ओरिजिन आई है अपने 10 से 14 साल की तपस्या से। जी सर। यस सर, मतलब ओरिजिन की उत्पत्ति या इनको बनाने में आपके हिसाब से 14 साल का समय लगा है सर। ये सर मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। ये सब जो चीजें हैं, ये आपके सामने ये डेटा है ये प्रोजेक्ट एज इज 14 ईयर, और ये सर्टिक के द्वारा कहा गया है। सर्टिक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटिंग एजेंसी, जो कि रेटिंग देती है, सब कुछ कहती है। हम रेटिंग पे भी आएंगे, इस पे यहाँ पे क्यों नहीं दिखती है वो बाद का प्रश्न लेंगे हम। तो ये जो 14 साल दिख रहा है प्रोजेक्ट एज, यहाँ पर अगर आप सर्च करें, लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। द प्रोजेक्ट एज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोजेक्ट एज यूजेस द मैक्स ऑफ द टोकन लॉन्च। कब उसने लॉन्च किया? गिटहब क्रिएशन, गिटहब प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में है कि जब कभी भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसका पहले गिटहब पे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, और फिर उसके बाद डिप्लॉय किया जाता है, या फिर रिपोजिटरी ऐड की जाती है, फिर उसके बाद और एक्स क्रिएशन, मतलब ट्विटर कब उसका बना, कब से लोग एक्टिव, द टाइम सिंस अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट एक इंसेप्शन, मतलब इंसेप्शन मतलब क्या, उत्पन्न कब हुआ, एक्सक्लूडिंग आउट फिल्टर्स, मतलब ये स्वयं बता रहे हैं कि ये 14 साल पहले एक्टिव हो चुके हैं इस फील्ड में। तो तपस्या 14 साल 1 मंथ की दिख रही है, तब तो यहाँ तक पहुंच पाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, तो सामने आपके सामने गिटहब भी, ये आपका वेबसाइट है, आप सब सभी लोग जाके देख सकते हैं। जी यस सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है सर कि ओरिजिन ठीक है, 14 साल इसको क्रिएट करने में लगा, इनका मेहनत रहा है, लेकिन आगे ये कब तक चलेगा या ओरिजिन का कितने समय तक का भविष्य है? क्योंकि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या है सर कि मैं कई लोग से मिलता और बात करता हूँ, तो लोग का जवाब ये रहता है कि सर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू शुरू में आता है बहुत देता है और बहुत अच्छा रहता है, लेकिन 2 साल और मैक्सिमम लोगों का कहना है कि 3 साल निपट जी जाता है, यानी स्कैम हो जाता है, बंद हो जाता है, भाग जाता है, साइट बंद हो जाता है, विड्रॉल बंद हो जाता है, अपडेट के नाम से कहानियां चलती है। और ये भी ऐसा हो सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा एज अ टेक्निकल कि ये कब तक चलेगा या ओरिजिन का कितने समय तक का भविष्य है सर? ओवर टू यू। देखिए सर, क्या होता है सर कि ये वर्ल्ड डेमोक्रेटिक है, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से बिजनेस करने का अधिकार है। तो डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर या क्रिप्टो मार्केट में 90 से 95% कंपनियां तो आज तक स्कैम ही करते हैं। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आते भी हैं,
तो उस पे लोगों का विश्वास नहीं होता है। इसको ऐसे समझिए, मैं प्रोजेक्ट का किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज से कुछ समय पहले, कुछ महीने ही हुए हैं या दिन ही हुए हैं, ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट भी थे जिनका बहुत तगड़ा प्रचार-प्रसार हुआ, ओरिजिन का कॉपी भी उन्होंने किया। कई प्रोजेक्ट ओरिजिन के कॉपी करके आए, लेकिन बेसिक इंजीनियरिंग को कॉपी कर पाना इतना आसान बात नहीं है। तो उनका जो वो वैल्यूएशन था, जो आपका मार्केट कैप था, 12 मिलियन का था और ओरिजिन एलजीएनएस का जो मार्केट कैप है वो करीब 5.5 बिलियन है। मतलब अगर मैं इसको साधारण भाषा में करूं, आज के डेट में 5,500 मिलियन है और उनका जो मार्केट कैप था केवल 10 से 12 मिलियन था। 10 से 12 मिलियन उनकी मार्केट कैप थी। लिक्विडिटी उनका 3 से 4 मिलियन था। ओरिजिन की लिक्विडिटी आज के डेट में 400 प्लस मिलियन पे है। और जो कंपनी जिनका मार्केट कैप 12 मिलियन था, जिनकी लिक्विडिटी 3 मिलियन थी, वो प्रोजेक्ट स्कैम करके चली गई। 1 साल के बाद या समथिंग 1 साल के अंदर में 200 करोड़ का स्कैम उन्होंने लगभग किया। अब एक बात समझिए कि और ओरिजिन के पहले भी आए थे और ओरिजिन का कॉपी भी किया था। अब आप ये समझें कि अगर ओरिजिन को स्कैम करना हो, मतलब अगर मैं नॉन टेक्निकल बोलूँ, टेक्निकल पे तो अभी आऊँगा, तो स्कैम करने के लिए 10 मिलियन और का प्रोजेक्ट जिसने 200 करोड़ का स्कैम किया और यहाँ पास 5,500 मिलियन, मतलब कोई कंपैरिजन आप समझ रहे हैं? अगर स्कैम करना हो तो ये 14 साल की तपस्या करेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं, ये 10 मिलियन तक जब पहुंचे, जब शुरुआत के ही कुछ दिनों में 10 मिलियन पे पहुंच गए, तो उस समय भी स्कैम करते तो इनके इंजीनियर्स डेवलपर को कम से कम 500 करोड़ मिल जाते। तो ये अलग विजन से है। दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से इनका विजन है, मेरा ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट, मैं जो अपना कैलकुलेशन कर पाया हूँ, जो जितना मुझे आता है और जो मैं सीखने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ, ये नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है ना के बराबर संभावना है कि प्रोजेक्ट डाउन हो और इनके लोग रुकें, क्योंकि इनका जो विजन है वो डिजिटल सिविलाइजेशन की ओर है, डिजिटल ट्रिलॉजी के ऊपर है। तो ये जो लोग इसमें आ चुके हैं वो खुशकिस्मत समझें कि हमको इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिल चुका है। इट कुड बी और मोस्ट प्रोबेबली इट इज, आई थिंक सो, वो कि ये नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। 100% में सही नहीं हो सकता, कल को परमाणु युद्ध हो जाए तो 1% का संभावना मैं अलग रखता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 99% संभावना है कि ये नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है और ये हटेगा नहीं। एक और बात बोलना चाहूंगा रमेश सर मैं, कि आप ये समझें कि 2 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा, उसके बाद भाग जाएगा। 2 साल हो गया प्रोजेक्ट, अब भागने का एज है। आप स्वयं इतना, आपने मुझे प्रोजेक्ट बताया था, तब मैं समझा था इस प्रोजेक्ट को। आप ये बताइए, जब से आपसे मैं जुड़ा हूँ और जब से आपको मैं थोड़ा-सा जो भी मुझे ज्ञान है मैं दिखा पा रहा हूँ, आपने कब इस प्रोजेक्ट का मार्केट कैप डाउन होते हुए देखा है? लगातार आपने लिक्विडिटी बढ़ते हुए देखा है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग के लैंग्वेज में बात करूं कि लोग बोलते हैं कि आने का समय है, घुसने का समय है कि निकलने का समय। निकलने का तो समय इसमें कभी दिखता ही नहीं है मुझे। जब देखो तब मार्केट कैप बढ़ता है इसका। हाँ, 2 साल हुआ 5,500 मिलियन पे है। पता नहीं अगले 2 साल में, 5 साल में अभी ये टॉप 30 के अंदर में है, हो सकता है टॉप 5 में ही आ जाए, पूरी पूरी संभावना है। दिस कुड बी द नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट। तो आप सभी चैट में लिख सकते हैं, ओरिजिन इज अ नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आप सभी लोग को बता दूं, ग्रो टुगेदर टीम का मिशन है लोगों को स्कैम से बचाना, राइट क्रिप्टो ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स के बारे में एजुकेट करना। और शशि सर बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी करके बातों को रखते हैं। इनकी एक बात अच्छी लगती है, कहते हैं कि मैं कभी भी गलत बात नहीं कहूंगा। तो सर एक क्वेश्चन है कि हमारे पैसे कितने सुरक्षित हैं, इतना पैसा कहां से दे सकता है, इसका जनरेशन फॉर्म क्या है, जी, हमेशा दे पाएगा? जी, यस सर, जी। व्हाट यू? सर इसमें 2-3 प्रश्न है और ये आसान प्रश्न नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। तो मैं इसमें आपसे थोड़ा और ज्यादा समय मांगूंगा और मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर हो तो आप बताएंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिखने लगी यस होगी सर। मेरे ख्याल से। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं सर। देखिए, ये व्हाइट पेपर पे आते हैं हम लोग। ये ये व्हाइट पेपर है ओरिजिन की, जिसमें ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है।
eternal coordination theory, the relationship between the real economy and digital economy, the game theory, the social, ये सब चीजें मैं आपको एज अ रेफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको समझाऊंगा, ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। आप थोड़ा समझे। आपका पहला प्रश्न थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे रमेश सर, क्या पहला क्या हमारे पैसे सुरक्षित हैं? जी, इसको कि देखने के लिए जी इस प्रश्न को पहले लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हम एक वन ऑफ द बेस्ट टूल है हमारे पास, aave.ai पे जाते हैं। यहाँ पास हम जाते हैं। अब यहाँ पास जाने के बाद में हम ये ऑडिट वाले सेक्शन में जाते हैं। ऑडिट वाले सेक्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पास हमको दिखता है टॉप 10 हमारे पास रेशियो एक्सक्लूड, हमारे पास ब्लैक होल, मतलब जिसमें ब्लैक होल एड्रेस नहीं होंगे, बाकी चीजें होंगी, ब्लैक होल एड्रेस इधर साइड होंगे। सबसे पहला जो हमको ये दिखता है स्टेकिंग, मतलब जो कभी स्टेकिंग थोड़ा सा समझें, बहुत ही लूज सेंस में, थोड़ा सा टेक्निकल होता है लेकिन बहुत ही लूज सेंस में मैं बोलूं कि आप बैंक में जब पैसे को एफडी करते हैं तो एफडी करने को यहाँ आप समझ लें स्टेक करना कहते हैं, लेकिन उससे काफी एडवांस होती है कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी आप थोड़ा देर के लिए समझ लें। जब आप स्टेक करते हैं पैसे को तो 1 साल के लिए, उदाहरण के लिए आपने एफडी किया, तो 1 साल बाद अगर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 साल बाद आपने 1 लाख रुपए अगर डाला तो आपको 1,07,000 रुपए मिलेगा। तो प्रश्न तो ये स्वाभाविक सा आएगा कि 7,000 रुपए कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे एफडी करना मतलब स्टेक करना, तो यहाँ पास भी स्टेक किया जाता है, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इथेरियम ने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। इथेरियम की एल्गोरिदम ही है पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक। पॉलीगॉन भी उसी एल्गोरिदम पे काम करती है और ओरिजिन भी उसी एल्गोरिदम पे काम करती है, क्योंकि ओरिजिन अभी के डेट में किस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है, पॉलीगॉन पे। पॉलीगॉन किस पे डिप्लॉयड है, इथेरियम पे। तो अल्टीमेटली जो ओरिजिन है वो इथेरियम को ही फॉलो करती है इथेरियम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, लेकिन उससे कहीं गुना एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ और कई सारे नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जो हम बाद में देखेंगे। तो हमारे पैसे सुरक्षित हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए ये देखिए 2 तरह से चीजें होते हैं। थोड़ा सा हम ओरिजिन के इस पे आते हैं, वेबसाइट पे आते हैं। जब हम यहाँ पास आते हैं डैशबोर्ड पे तो हमारे पास ये कुछ दिखता है, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट। फिर उसके बाद जब हम स्टेक पे जाते हैं तो यहाँ पास हमको ये जो भी इस अकाउंट में है स्टेक, ये दिखता है हमें कि कितना स्टेक है। मतलब कि आप बात समझें कि 2-3 तरह की चीजें, एक है ट्रेजरी और एक है लिक्विडिटी पूल। ध्यान से समझिएगा, इसको आप पेन कॉपी ले सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब यहाँ पास जब आवे पे फिर से आए तो आप तीसरे नंबर पे देखें, ये है एलपी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए। ये देखिए एलपी, लिक्विडिटी पूल। इसको फिर से समझते हैं। लिक्विडिटी पूल का अर्थ ये है, इसको मैं नॉन टेक्निकल में समझाऊंगा, पहले टेक्निकल समझे। लिक्विडिटी पूल वो है जो एलजीएनएस के बाय सेल के मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि एलजीएनएस में ट्रेडिंग होती है। अब यहाँ पास ये एलजीएनएस ऑब्लिक डाई है, इसको मैं अभी क्लिक करता हूँ। पहले पहले थोड़ा सा ये देख लेते, उसके बाद ये एलपी क्या होती है, कैसे काम करती है, वो समझेंगे। तो हम जैसे ही ये क्लिक किए, ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे चली गई, मतलब कि मोस्ट ऑथेंटिक चीज पे चली गई। जब हम यहाँ पास जाते हैं तो यहाँ पास देखते हैं कि ओरिजिन डिप्लॉयर मतलब जिसने डिप्लॉय किया 1 साल 233 दिन पहले इन्होंने इस पे डिप्लॉय किया था। ये टोकन ट्रैकर है। ये सब क्या है, सब मैं समझाऊंगा, अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं बस दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पास यूनिस्वेप V2 पेयर, यूनिस्वेप मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसके ऊपर इन्होंने एलजीएनएस और डाई का पेयर को रखा है। ये कैसे पता करेंगे कि एलजीएनएस और डाई का पेयर रखा है? हम यहाँ पे होल्डिंग्स में जाते हैं, ये सब बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, व्यू ऑल होल्डिंग्स में जाते हैं। तो यहाँ पास हमको दिखता है कि यहाँ पास एलजीएनएस है और यहाँ पास डाई है। अब एक हम काम करते हैं, हम इस पूरे डाई को कॉपी करते हैं, जितने अभी अवेलेबल डाई है यहाँ पास पेस्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं यहाँ पे, और फिर ये जितने यहाँ पास हमारे पास एलजीएनएस पड़े हैं इसको भी कॉपी करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। ये क्या दिखता है हमारे पास अभी का करंट। ये फिर सर ये हटाएं जो ये सब लोग लिख रहे हैं,
ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। कंटिन्यू करें, आई ट्राई माय बेस्ट। ये 1 मिनट सर, ये स्टॉप यहाँ से हट जाता है, मैं हटा के फिर से कर लूँगा। डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, स्टॉप करते हैं, फिर से एक बार शेयर करते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन कि ये करंट प्राइस निकल गया। ये प्राइस कहाँ से निकला? ये प्राइस आपके ब्लॉकचेन से निकला, और इसी ब्लॉकचेन से यहाँ पास अगर आप थोड़ा अच्छे से देख सकें, एक सेकंड, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है जिसको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में कहते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक सेकंड, हाँ यहाँ पास देखिए डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है, देखिए एपीआई प्लान्स, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, कोड रीडर। क्या होते हैं ये सब? जो टूल होते हैं, चाहे आवे हो, चाहे डेस्क क्लीनर हो, चाहे डेस्क टूल्स हो, चाहे डेस्क टूल्स से ओपन कर लेते हैं, बहुत लोग खोलते हैं, डेस्क टूल ओपन कर लेते हैं हम लोग। ये सब टूल क्या होते हैं? इस पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन से ही डेटा उठाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में डेटा तो पॉलीगॉन पे है, तो यहाँ से ये डेटा उठाते हैं। इस एपीआई मैकेनिज्म के थ्रू ये डेटा को फैच करके यहाँ तक लाते हैं। यहाँ पे एलजीएनएस लिख लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि डेटा फैच होने में प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन आप लोगों ने तो अभी लाइव देखा कि जो प्राइस आया हमारे पास 12.95, यही प्राइस अभी चल रहा है लमसम, देख ले सकते हैं आप लोग। तो इसका मतलब हम सही कैलकुलेशन पे जा रहे हैं। तो ये जो एलपी था जो मैंने आप लोग को दिखाया, एलपी में हमको दिखा कि एक जगह पे क्या है आपका एलजीएनएस है और दूसरे जगह पे डाई है, मतलब हम सही जगह पे हैं। अब ये एलजीएनएस और डाई का पेयर है, इस पेयर पे शुरुआत में किसी ने तो पैसा डाला होगा, तो जिसने पैसा डाला उसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहते हैं। तो अब उसने पैसा डाला लिक्विडिटी प्रोवाइडर, तो ये पैसे जो हैं वो निकाल सकता है कि नहीं, मतलब लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं यूनिस्वैप ट्रैकर में, इसको क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन ओपन होने दें, ये हमारे सामने ओपन हो गया। अब ये हमको क्या दिख रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नॉट अ एड्रेस, सॉरी, ये द वॉलेट एड्रेस, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। अब इतने सारे कोड, अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है समझ पाना, बट जो स्मार्ट मतलब कि जो लिक्विडिटी है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक है, यहाँ से पता चलती है। लॉक है कि नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी डाल देते हैं, लेकिन जो कोड लिखा हुआ होता है उस कोड के आधार पे पता चलता है कि वो लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं। तो यहाँ पास जो कोड है, कोड के अध्ययन से मैंने पाया है कि इस कोड में ऐसी कोई सस्पिशियस कुछ ऐसा कोड नहीं है जिसके आधार पे मैं बोल सकूं कि ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी खींच के निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। और अभी तक ये देखने को भी नहीं आया है कि क्या कहते हैं ओरिजिन के डिप्लॉयर्स ने, ओरिजिन के क्रिएटर्स ने मिलियंस ऑफ फंड को निकाल के इधर लेके चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप, जब तक कि आपने अपना सीक्रेट फेस बताया नहीं हो, तो आपका फंड अपने आप अनस्टेक होकर इधर से उधर चल गया। कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे जरूर हुआ होगा, क्योंकि अभी तक देखने को नहीं मिला। अब थोड़ा सा मैं इस लिक्विडिटी पूल को समझा देता हूँ। मैं समझाऊं सर? रमेश सर, बोर यस तो नहीं सर। हो रहे लोग? नहीं, लिक्विडिटी बिल्कुल पूल, पूल का अर्थ ये होता है, आप, कई बार मैं समझाता हूँ मीटिंग में, ध्यान समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आप मेला में जा रहे हैं, आपके पास एक बड़ी सी टंकी है, टंकी में दो जगह है, एक जगह में क्या कहते हैं आपका चावल होता है और एक जगह में गेहूं होता है। अब शुरुआत में किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने क्या किया, 100 किलो चावल एक साइड में डाल दिया, 100 किलो गेहूं एक साइड में डाल दिया। उसके बाद अलग अलग किसान, अलग अलग ट्रेडर, मतलब बायर आते हैं, जो चावल डालते हैं एक साइड में, या दूसरे साइड से क्या निकाल लेते हैं, गेहूं निकाल लेते हैं। गेहूं डालते हैं और चावल निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति पहली बार आए, जिन 100 डालने के बाद में उन्होंने 5 किलो चावल उसमें डाला और 3 किलो गेहूं निकाल लिया। ऐसा नियम बनाया गया है कि 2 किलो चावल 1 किलो गेहूं के बराबर होगा, मान लेते हैं। तो उन्होंने 5 किलो, 6 किलो, 6 किलो मान लीजिए, 6 किलो चावल डाला, और क्या कहते हैं 3 किलो गेहूं निकाल लिया। अब गेहूं की संख्या 100 से ये 97 हो गई, और चावल की जो वो अमाउंट है वो 100 से 106 हो गई।
तो चावल की क्वांटिटी बढ़ गई, गेहूं की क्वांटिटी घट गई। तो इससे क्या होगा, गेहूं का प्राइस बढ़ जाएगा, चावल का प्राइस डाउन हो जाएगा। लिक्विडिटी पूल, पुल वो टंकी है जहां पास एक साइड में आपका डाई है और दूसरे साइड में एलजीएनएस है। हर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जहां पास क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ओरिजिन में भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, बेसिकली इंजीनियरिंग यही है। अब क्या कहते हैं, संख्या के आधार पे कि कितनी अमाउंट ऑफ चावल है, कितने अमाउंट ऑफ डाई है, मतलब कितने बायर्स एक्टिव हैं, कितने सेलर्स एक्टिव हैं, इसके आधार पे ये पता चलता है कि प्राइस मैकेनिज्म क्या रहेगा और ये वॉल्यूम बनता है। अब थोड़ा ध्यान समझे, तो टंकी है, लिक्विडिटी पूल टंकी, उसमें दो सेक्शन, एलजीएनएस और डाई, जो कि हमने यहाँ पास देखा अभी कि एक साइड में एलजीएनएस था, दूसरे साइड में डाई था। मतलब हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि शुरुआत में तो किसी ना किसी ने डाला होगा ना 100 किलो, जो मैंने बताया था 100 किलो चावल 100 किलो गेहूं, तो शुरुआत में किसने कितना एलजीएनएस डाला, कितना डाई डाला, ये कौन डाला, यही हमने देखा था कि ओरिजिन के डिप्लॉयर थे। अब वापस से आते हैं थोड़ा सा पुराने उदाहरण पे। तो जिसने शुरुआत में 100 किलो चावल डाला, 100 किलो गेहूं डाला, तो उसको एक रसीद मिला होगा, रिसिप्ट मिला होगा, बिल्टी मिला होगा। अब अगर मान लेते हैं उसके बाद वो रसीद लेके 1 साल बाद आता है, वो देखता है कि यहाँ तो चावल गेहूं वाला काम अभी तक चल ही रहा है, तो बोलता है कि मैंने 100 किलो चावल डाला था, 100 किलो गेहूं डाला था, मुझे मेरा चावल और गेहूं डाल दो। तो वो उससे बोल रहे ठीक है, रसीद दिखाइए। तो 100 किलो चावल भी मिलेगा, 100 किलो गेहूं भी मिलेगा, परंतु वो बोलेगा कि मैंने तो शुरुआत में इसका स्टार्ट कराया था, तो मुझे ये पर क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन के ऊपर थोड़ा सा परसेंटेज मिलना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो क्या बोले, क्योंकि उन्होंने इस चीज का स्टार्ट कराया था, बेसिकली उन्होंने अपने मेहनत से चीज किया था। तो पर ट्रांजेक्शन पे जो थोड़ा चार्जेस मिलता है, वही हम देखते हैं कि जो सेल टैक्स होता है 5%, उस पे थोड़ा सा जाता है। फोमो में डिप्लॉय डेवलपर्स के पास, बर्न होने के पास, ये सब मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। तो कल को जो इसके पास रसीद है वो तो अपना निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं, इसका मतलब लिक्विडिटी लॉक नहीं है। लेकिन यहाँ पास ओरिजिन ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि कल को जिन्होंने शुरुआत में पैसे डाले थे वो खुद ओरिजिन के डिप्लॉयर हो सकते हैं या शुरुआत के इन्वेस्टर हो सकते हैं, उन लोग ना निकाल लें, तो उनकी उनके रसीद को इन्होंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। एक अलमारी बनाया था, और उसमें अलमारी के अंदर उन्होंने उस रसीद को रखा, लॉक को करके चाबी को फेंक भाग दिया। और दूसरा मैकेनिज्म ये बनाया कि वो रसीद जो है उसी को जला दिया। तो अब सामने वाला व्यक्ति अगर पता भी है कि ये संस्थापक है मंदिर का, जो मैंने उदाहरण दिया था, कल को बोले कि ठीक है आप मुझे दान पुण्य का पैसा दे, तो क्या बोलेंगे, आपने तो एग्रीमेंट साइन किया हुआ था और आपके पास रसीद कहाँ है। ठीक है आप संस्थापक थे, लेकिन आपके पास एग्रीमेंट नहीं, आप ही के बनाए हुए नियम सब सर्वसहमति से पास हुआ है, अब हम आपको कुछ नहीं दे सकते, ये तो विश्व कल्याण समाज कल्याण के लिए है। तो ओरिजिन ने ये बनाया, ओरिजिन ने ये डिप्लॉय किया, और उसके बाद जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की, वो लिक्विडिटी को लॉक करवा दिया हमेशा के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ को बर्न करा दिया, तो अब चाह के भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इनकी मंशा इतनी साफ थी, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया ओरिजिन 10 से 14 साल की तपस्या है, तो क्योंकि ये वर्ल्ड को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो कल को इनकी मंशा भी ना बदल जाए कि हमारा प्रोजेक्ट तो बिलियंस में चला गया, तो इन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अभी तक ये नहीं निकाल पाए, और न तो निकालने के लिए इनके पास उस तरीके की कोई रिसिप्ट है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक है जो हमने देखा। तो इसके आधार पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सेफ है। अब जो लोग बोलते हैं कि सर ये 90% स्टेकिंग में है, अब एक बात बताइए, बैंक में आप पैसा डालते हैं, उदाहरण के लिए हमारे देश का सबसे बड़ा, आपका जो दूसरा प्रश्न था, हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई। एसबीआई में पैसा मैंने डाला, आपने डाला, करोड़ों लोग, देश के लोग डालते हैं पैसा, तो पैसा एसबीआई में है, और वो मतलब अरबों, सॉरी, करोड़ों लोग का क्या होगा वहां पास, सेविंग अकाउंट होगा। तो सेविंग अकाउंट सबका अपना है, लेकिन है तो एसबीआई का, और उस सेविंग अकाउंट में आपने पैसा डाला है, मतलब आपने क्या किया, स्टेक ही डाला है ना। तो आप जितने भी
टोकन जो परचेस करने हैं एलजीएनएस के, आप उसको स्टेक ही करेंगे ना, तो वो तो स्टेक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही जाएगा ना। तो यहाँ पास स्टेक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है 90.19%। तो अब ये स्टेकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। यहाँ से जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट है, आपके पैसे हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति निकाल लेगा बिना आपके क्रेडेंशियल के, तो यहाँ से भी वो नहीं निकाला जा सकता। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट दिखता क्यों नहीं है? ये कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, लेकिन ये मशीन लेवल के कोड में, चाहे तो अगर मैं प्रोग्रामिंग आपको दिखाऊं तो मैं इसको डीकंपाइल कर सकता हूँ बाइट कोड को। बाइट कोड कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट है, जो लोग इस फील्ड के होंगे वो समझते होंगे। क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए अमेरिका ने F-35 की टेक्नोलॉजी का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया, तो उसको बनाने के लिए उसको बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं, तो क्या उसको ओपन सोर्स कर देगा सबको दिखाने के लिए? दिखाने वाली चीजें जो है वो दिखा रहा है, तो ओरिजिन भी दिखाने वाली चीजें सब कुछ को दिखा रही है। उन्होंने इतनी तपस्या से इस कोड को जो बनाया, तो क्या उसको ओपन कर दे सबके सामने? ओपन कर देंगे तो 10 तो इसके कॉपी बनेंगे, हैकिंग का प्रयास किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, या फिर बहुत सारे लोग कॉपी बना बना के झूठ मूठ कबूल की ओरिजिन तरह का है, जो कि हुआ भी है, और फिर स्कैम करेंगे। तो इन्होंने कोड बनाया, कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाया, बट कॉन्ट्रैक्ट को कोड को ओपन नहीं किया, लेकिन फिर भी डीकंपाइल करके आप कर सकते हैं। इफ यू नो हाउ टू डीकंपाइल, हाउ टू रीड द कोड, तो आप सम हाउ इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आपको काफी लेवल की इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट है, ये डीकंपाइल होकर कोड आ गया, मैंने आपके सामने दिखाया। तो अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, जैसे कि एसबीआई का सारा पैसा आप लगाएं चाहे मैं लगाऊं, तो एसबीआई में ही जा रहा है ना, तो यहाँ पे स्टेक करेंगे तो स्टेकिंग में जाएगा। ये साधारण सा बात है। 90.19% जो है स्टेकिंग के कॉन्ट्रैक्ट में। लोग क्या सोचते हैं कि ये तो एड्रेस में, अरे एड्रेस में होता तो 5,500 मिलियन पे जाते हैं लोग, कब का स्कैम कर चुके होते हैं लोग। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरा प्रश्न क्या पूछा था सर आपने? आ, ये इतना पैसा कहाँ से देता है, जनरेट कहाँ से करता है? ये बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझें। ये वही प्रश्न है जैसे कि आपका बैंक में होता है। इसको समझने के लिए आपको अगेन थोड़ा सा इस को पढ़ना पड़ेगा, और मैं ये बोलूंगा ये तो मैंने इंटरप्रेट किया है, मैंने समझा है। आपके सामने ये लिंक है, ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स, और भी बहुत सारे, इनको आप भी स्टडी करिएगा। चलिए मैं आप लोग के लिए थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, पैसे, पहली बात तो ये समझिए, ये पैसे नहीं देता है आपको, ये टोकन देता है। और वो कैसे देता है, क्या देता है, इसको समझते हैं। फिर से वही उदाहरण लेते हैं कि बैंक में आपने 1 लाख रुपए डाला, 1 लाख रुपए डालने के बाद आपको 7% मिला, तो बैंक जो है आरबीआई के नियम अनुरूप 50 से भी ज्यादा प्रतिशत का आपका जो फंड है, क्योंकि आपने अगर एफडी किया है, तो 50 से भी ज्यादा प्रतिशत फंड को लॉक कर देती है, रोक देती है, और बाकी के कुछ प्रतिशत फंड को डेप्ट पे देती है, मतलब लोन देती है, लेंड करती है। ये है जहां से उसको कुछ पैसे मिलते हैं, और बहुत ही थोड़े पैसे को वो किसी और प्रोजेक्ट में लगाती है। तो यहाँ पास क्या होता है, ओरिजिन के स्मार्ट ओरिजिन, इन को अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। ओरिजिन ने इसके हिंट दिए हैं कि ज्यादातर पैसा, ये जो आप यहाँ पास देखते हैं ना, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। हम वापस से ओरिजिन में आते हैं, एक सेकेंड, कि ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रेजरी, तो हटाते हैं थोड़ा। आप जो भी, फॉर एग्जांपल के लिए, ट्रेडिंग कहाँ से होती है? लिक्विडिटी पूल से। फॉर एग्जांपल के लिए ट्रेजरी में ये लिखा हुआ है, मतलब ओरिजिन के मतलब व्हाइट पेपर में ये लिखा हुआ है कि एक एलजीएनएस एक डाई से बैक्ड है। मतलब एक एलजीएनएस की असली प्राइस जो है 1 डाई है, 1 डाई से वो नीचे नहीं जाएगी। बाद में बताएंगे कि क्या होगा अगर उस तरह का चीज हो जाए। तो अभी लेकिन आप जो एलजीएनएस है वो परचेस करते हैं मार्केट वैल्यू पे। अभी वैल्यू कितनी है? लगभग $12.95। तो जब आप उदाहरण के लिए मान लेते हैं $10, उदाहरण के लिए आपने क्या किया, 100 टोकन परचेस किए, तो मतलब कि $1000 आपने दिया। अब 100 टोकन परचेस करने के लिए असली में तो जो आपको देना था वो कितना देना था, $100 ही देना था, परंतु आपने $900 दिया। तो एक मैकेनिज्म डेवलप है ओरिजिन के द्वारा, क्योंकि ये रेट का, फंड का एक ही मैकेनिज्म नहीं है इनके पास, कई सारे मैकेनिज्म, लिटरली कई सारे मैकेनिज्म है, जिसमें एक दो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ प्रतिशत प्रतिशत को भी आसानी से नहीं समझ सकते, ये ओरिजिन की इंटरनल कैलकुलेशन है। तो कुछ हो सकता है वो 40% हो, 50 हो, 60 हो,
आपको मैं समझाने के लिए 50% बोल देता हूँ। 50% आपका जो फंड है, जो आप परचेज करते हैं, आपने $1000 दे के परचेज किया, उसका मान लेते हैं 50% ट्रेजरी में चला जाता है। जो ये दिखता है ना आपको RFV, रिस्क फ्री वैल्यू, ये यहाँ पास चला जाता है। जितना ज्यादा फंड यहाँ पास होगा, उतना ज्यादा मतलब कि आपका जो वैल्यूएशन है, उतना ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट स्ट्रांग होगा। और बाकी के कुछ फंड LP किसमें चले जाते हैं, लिक्विडिटी पूल में। अब आप ये जो लिक्विडिटी पूल देख रहे हैं, डेक्स सॉरी ये यूनिस्वैप हमने जो यहाँ पास अभी देखा था, ये वाला यूनिस्वैप, ये सब जो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल हैं, ये डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप वहां पास लिक्विडिटी डालते हैं, जैसे कि ये लिक्विडिटी यहाँ पास कितनी दिख रही है, ये है, आप यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, एक मिनट, डेस्क स्क्रीनर पे लिक्विडिटी आपकी दिख रही है करीब 430 मिलियन। तो इतना फंड वहां पास है। जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट में फंड होता है, आदान प्रदान चलते रहता है, तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पर क्या कहते हैं, ईयर में 2%, 2.5% जो भी आपको मिलता है। तो इतनी बड़ी लिक्विडिटी होती है, लैंड होता है, लोन टाइप की चीज होती है, तो वहां से उसको इंटरेस्ट मिलता है। अब इसका मतलब नहीं कि वो आपका पैसा निकाल के भेज रहे हैं, नहीं, वहां पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक उसी तरीके से ये क्या कहते हैं, जिसको हम डेप्ट में देते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में नहीं समझ जाएगा आपको, थोड़ा आपको भी अध्ययन करना पड़ेगा। अब जो बाकी का पैसा है, रिस्क फ्री वैल्यू, मतलब जो ट्रेजरी में होता है, ये ट्रेजरी में जो पैसा है, ये पैसा भी ओरिजिन का प्रोटोकॉल का पैसा है, जो हम लोगों ने दिया है, मतलब कि हम सभी का पैसा है। इस पैसे में जो इतनी बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी से भी इनको, क्योंकि ये लैंड हो सकता है, मतलब कुछ प्रतिशत ये सब, अब जो इनका डीफाई का मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ से भी लैंड मतलब पैसा वहीं पास है, गिरवी है किसके पास, यूनिस्वैप के पास, ओरिजिन के द्वारा ही, ओरिजिन के ही अकाउंट में। वहां से भी ये क्या करती है कि पैसे से अपना इंटरेस्ट क्या कहते हैं बना लेती है, 10%, 20%, 20%, 15%, कहीं कहीं पे 40% पे भी। तो अब मैं थोड़ा सा इन बात को समराइज करता हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट था बैंक में, आपने वहां पास 1 लाख रुपए डाला और साल भर आपका ट्रांजैक्शन हुआ और कभी भी जो आपका पैसा है, उदाहरण के लिए 10,000 रुपए से कम नहीं गया, तो लिक्विडिटी तो हमेशा 10,000 समथिंग की पड़ी हुई रही वहां पर। तो उस पैसे के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, आपने FD नहीं किया है, लेकिन आदान प्रदान हो रहा है, तो भी आपको 2-2.5% मिल जाता है, 1% मिल जाता है, जो भी मिल जाता है, तो यहाँ पे रिस्क फ्री तरीके से पड़ा रहा, तो वहां से भी पैसा कमाते हैं, पहला। दूसरी, कि लिक्विडिटी पूल यूनिस्वैप में है, वहां पे आदान प्रदान चल रहा है, वहां से पैसा कमाते हैं। तीसरा, क्या कहते हैं, जो आप सेल करते हैं 5%, तो ट्रांजैक्शन फीस से, ये आपका प्रोजेक्ट लेंडिंग से, इन सभी चीजों से कमाते हैं। चौथा, आपका जो है यहाँ पास, आप जब स्टेक करते हैं, तो इथीरियम में भी ऐसी, आप जब स्टेक करते हैं, तो जैसे FD करते हैं, तो स्टेकिंग के रिवॉर्ड के रूप में पैसा कमाया जाता है। अगला जो है इसके बाद में, ये यहाँ के द्वारा जो लोन का एग्रीमेंट है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, ओरिजिन में खोला, ओरिजिन का जब ये लोगो खोलेंगे तो ये ओरिजिन का एक्चुअल पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लोन वाला सेक्शन आ जाएगा ओरिजिन का, कि ओरिजिन के थ्रू आप लोन का सेक्शन भी ओपन कर सकते हैं। अभी हालांकि मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन देखिए आवे के थ्रू ये 12 पॉइंट समथिंग कमा सकते हैं, अलग अलग डाई के थ्रू इतना कमा सकते हैं। तो ये सब मैकेनिज्म के थ्रू इनके पास स्वयं की लिक्विडिटी होने के बाद, इनके पास लॉक रहने के बाद भी ये वहां से पैसे कमा लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो मैंने शुरुआत में बोला था कि आप एक डाई से बैक्ड है, एक LGNS, आपने 1,000 डाई दिया, मतलब $1,000 दिया, और आपको 100 टोकन नहीं मिला, जबकि होना क्या चाहिए था, $100 से 100 मिलना चाहिए था। आपने कितना दे दिया, 900 ज्यादा दे दिया। अब ट्रेजरी में जब फंड जाता है, रिस्क फ्री वैल्यू का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, थोड़ा सा मतलब आपको जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, आपको ये व्हाइट पेपर में मिलेगा वो फॉर्मूला। मैं आप लोग को वो फॉर्मूला नहीं तो भेज दूंगा, और आप लोग खुद से अध्ययन करना चाहेंगे तो आप लोग ना ये व्हाइट पेपर में ना थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, मिल जाएगा वो, मतलब कि लीनियर इक्वेशन पे भी होगा, एक्सपोनेंशियल पे भी होगा, वो मैथमेटिक्स लगेगा बेसिकली, कहना चाहूँ, वहां से फॉर्मूला मिल जाएगा कि किस तरीके से कितना पैसा आपका ट्रेजरी में है, तो कितना पैसे से कितने टोकन मिंट होते हैं। अब आते हैं वापस से पुराने पे, कि $1,000 आपने दिया, उसके बदले आपको 100 टोकन ही मिला, तो आपने $900 एक्स्ट्रा दिया,
तो अगर आपका जो टोकन है, जो आपने लगाया 100 टोकन, वो मान लेते हैं कंपाउंडिंग होके, जो स्टेक में आपने लगाया कंपाउंडिंग होके साल भर में, उदाहरण के लिए 100 जो आपने लगाया, 100 भर में कितने टोकन हो गए? 1137 टोकन हो गए। अब 1137 टोकन के लिए उसको तो 1137 डॉलर ही चाहिए। 900 तो आपका पहले से ही पड़ा हुआ है, और लैंड से वो पैसे कमाएगा ही, बोरो से, लोन से पैसे कमाएगा ही, क्योंकि उतनी बड़ी लिक्विडिटी है। फिर जो प्रतिदिन आप अपना सॉरी, जो आप टरबाइन निकालते हैं या फिर जो बाकी लोग पैसे डालते हैं, वेब स्पाइडर निकालते हैं, तो 24 घंटे के लिए लिक्विडिटी लॉक होती है, 16 घंटे के लिए लिक्विडिटी लॉक होती है। तो आपका बैंक में अगर आपने उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए डाल दिया है 10 दिन के लिए भी, तो 10 दिन का भी तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना। तो यहाँ पर पता नहीं पर सेकंड कितने बिलियंस और कितने मिलियंस ऑफ पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसका भी इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इतना ब्यूटीफुल डिजाइन है, इतनी गजब की इंजीनियरिंग है कि उस पैसे के आदान प्रदान से पहले ही आपको इसको साल भर में आपको कितना देना है? एक बार भी नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। साल भर में धीरे धीरे करके इसको आपको 1137 टोकन देने हैं, और 1137 टोकन के लिए 900 टोकन, 900 डाई आपने ऑलरेडी दिया हुआ है इनको। अभी सुनिएगा ध्यान से, तो 900 तो ऑलरेडी बैग्ड है इनके पास। अब सुनिएगा, और ये साल भर में देने, तो साल भर में आपके 900 डॉलर से ये कितना बना लेगा प्लस। तो बोलेंगे सर हमको तो पैसा तो वो जो उस समय का करंट प्राइस है उसके हिसाब से मिलता है। तो करंट प्राइस के हिसाब से जो आपको पैसा मिलता है वो काम ट्रेजरी का नहीं, वो काम लिक्विडिटी पूल का है। कहाँ गया लिक्विडिटी पूल? एक मिनट। ये लिक्विडिटी पूल मतलब आपको पैसा ओरिजिन एक्चुअली में दे ही नहीं रहा है ना। यहाँ हो क्या रहा है देखिए, एक व्यक्ति ने 12.95 डॉलर पे 7.57 एलजीएनएस बाय किया, तो किसी व्यक्ति ने बेचा है, किसी के वॉलेट से गया है, तो बाय एंड सेल लिक्विडिटी पूल से हो रहा है, वो तो आपको टोकन दे रहा है। और मैथमेटिकली ओरिजिन एकदम सही है। पैसा हम डिसाइड कर रहे हैं, प्राइस मार्केट डिसाइड कर रहा है। अब ये चीज तो बिटकॉइन में भी हो रहा है। कोई एक व्यक्ति ने, बाइनेंस है हमारे पास, किसी एक व्यक्ति ने 1,11,477 डॉलर पे बाय किया, किसी व्यक्ति ने बेचा। तो पैसा तो एक्चुअली दूसरे से इधर आया, और आपके पैसे ट्रेजरी में जाके, लिक्विडिटी पूल में जाके, लैंड होके, डेप्थ में जा आके पैसा बढ़ गया, और उसने टोकन दिया, और वहां से भी वो कई गुना अच्छा मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा लिया। फिर साल भर में दे रहा है, साल भर में पैसे अच्छे खासे हो गए। जैसे आप म्यूचुअल फंड में साल भर, 2 साल, 5 साल रखेंगे तो ग्रो होगा। तो इस तरीके से ब्यूटीफुल डिजाइन है। क्यों, कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक इकोनॉमिक्स है फाइनेंस का। तो फाइनेंस की चीज को इन्होंने कोड करके, जैसे बैंकिंग सेक्टर चलता है, आज भी बैंकिंग सेक्टर की टेक्नोलॉजी पुरानी है, इन्होंने इसको ब्लॉकचेन में ले आया, क्योंकि ब्लॉकचेन इज अ रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट। इस हिसाब से पूरा रेट का मैकेनिज्म चल रहा है। अगर बहुत डीप में समझना है तो फाइनेंस को भी समझे, प्रोग्राम को भी समझे, मतलब थोड़ा सा कोड को भी समझे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन सब का बैकबोन है, मैथमेटिक्स को समझे। आपको आपके प्रश्न का डीप में आंसर मिल जाएगा। जी रमेश सर, धन्यवाद। एक ऐसा क्वेश्चन था सर, थोड़ा सा, कि जी क्या इस ओरिजिन एलजीनेस से हम देश का विकास कर सकते हैं? हाँ हाँ, देखिए भारत सरकार क्या सोचती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन भारत सरकार का मोटो क्या है, या किसी भी देश की सरकार का मोटो क्या है, कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, किसानों का, मजदूर वर्ग का, सभी की इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो देखिए, भारत सरकार ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया हुआ है। भारत सरकार ये कहती है कि क्रिप्टो वॉलेटाइल है, इसमें फंड बहुत तेजी से ऊपर और नीचे होता है, और लोग थोड़े लालची हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम रातों रात मुकेश अंबानी बन जाएंगे, एलन मस्क बन जाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा। उन्हें ये नहीं दिखता है कि इन सभी लोगों ने मेहनत कितना किया हुआ है। तो होता ये है कि सरकार एक डिस्क्लेमर दे देती है कि आप इसमें पैसे लगाएंगे तो आप अपने रिस्क के आधार पे लगाएंगे। तो अगर आपका पैसा बढ़ेगा तो ठीक है, आप उस पे हमको टैक्स दें, क्योंकि हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं देश में रह के इस तरह की चीज को करने पे। और अगर आपको लॉस होगा तो हमने तो आपको डिस्क्लेमर दिया था। अब हम ये देख रहे हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करती है। ये है एपीवाई, थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक एडवांस फॉर्म होता है एपीवाई, एनुअल परसेंटेज इल्ड। इल्ड का मतलब होता है, जैसे आप खेती करते हैं, उपज जिसको हम बोलते हैं, कि आपने टमाटर लगाया 5 किलो बाड़ी में,
5 किलो टमाटर आपका क्या कहते हैं, मान लेते हैं 25 किलो हो गया 3 महीने में। तो आपने खाद बीज पानी दिया तो 5 किलो से 25 किलो हुआ, तो आपको यील्ड प्राप्त हुआ ना। अब टमाटर का प्राइस डाउन भी हो जाएगा तो भी आपके पास 25 किलो, आप लॉस में नहीं जाएंगे। तो ओरिजिन बोलती है हम भी तो यही काम कर रहे हैं, क्या एपीवाई कर रहे हैं, हम आपको टोकन के रूप में यील्ड देते जा रहे हैं, एनुअल परसेंटेज यील्ड। तो अगर आपके पास यील्ड में आपके पास पेशेंस है तो आपके पास टोकन की संख्या इतनी बढ़ेगी कि आप लॉस में लॉन्ग विजन पे तो जाएंगे भी नहीं। और इनका लॉन्ग विजन भी बाकी प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत शॉर्ट विजन होता है, क्योंकि बाकी चीजों में पोस्ट ऑफिस में म्यूचुअल फंड में लॉन्ग विजन 5 साल 10 साल होता है, यहाँ तो 1 साल ही लॉन्ग विजन हम मानते हैं, और शॉर्ट विजन तो एक्सट्रीम शॉर्ट विजन होता है। तो जब हम इतने कम समय में इतना अच्छा ग्रोथ हो सकता है तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग परचेस करेंगे तो देश की जो जीडीपी का पीपीपी है, परचेसिंग पावर पैरिटी, वो बढ़ेगा। अभी जैसे कि सरकार ने टैक्सेशन कम किया, लोगों ने सामान खरीद, बहुत सारा चीज खरीदा, तो जो टैरिफ यूएसए ने लगाया उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। तो अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है जो डिसेंट्रलाइज है, इकोनॉमी इसको पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर रहा है, तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो लोग खरीदेंगे। और सरकार का अल्टीमेट मोटो क्या है कि लोगों के पास पैसा है तो लोग खरीदें, लोगों के पास पैसा आना लोग खरीदे, मतलब देश का विकास होना। तो हम क्यों नहीं देश का विकास कर सकते हैं, बिल्कुल संभव है। तो यहाँ यहाँ से हम इनकम करते हैं तो गवर्नमेंट को ऐसा टैक्सेशन भी हमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए ये। और अगर आप नियमों को वायलेट करते हैं तो सरकार के जो भी नियम है आप उस के वायलेशन में मतलब कार्रवाई भी हो सकती है आपके ऊपर। तो आप नियमों को जानें और उस अनुरूप कार्य करें आप। थैंक यू सर। अच्छा, आज कई लोग ये बोल रहे हैं कि सर अभी ओरिजिन को लगभग 2 साल होने वाला है, 1.5 साल प्लस ऊपर हो गया है, तो क्या हम कुछ बड़ा स्टेकिंग अमाउंट लगा सकते हैं अराउंड 50 to 1 CR? इस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए, फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, और इस प्रश्न का उत्तर आपको स्क्रीन शेयर से मिलेगा। देखिए, पैसा लोगों का है, किसी व्यक्ति के लिए 1 रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति के लिए 1 CR भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति के लिए 100 CR भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आप इसको देखेंगे, एक सेकेंड, तो हम आते हैं डेस्क स्क्रीनर पे, और ये जो बाय एंड सेल चल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पास डाई को उदाहरण के लिए 50,000 कर देता हूँ, $50,000, इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की ब्यूटी समझने के बाद मैं ये बोलूंगा, हमने प्रोजेक्ट, अब ये एड्रेस है, चलिए तो एमएम है, उसके बाद आप ये एड्रेस देखिए, ये एड्रेस आप देख रहे हैं B95, ये एड्रेस देख रहे हैं BB, ये 50 लाख रुपए तो अभी मैंने देखा कि ये बाय किए इन्होंने, 3 करोड़ 34 लाख रुपए करीब बाय किया। तो समझ रहे हैं प्रोजेक्ट की ब्यूटी को, पैसा उनका है, उनको कैलकुलेशन करना है। तो किसी व्यक्ति के लिए 1 करोड़ काफी है, किसी व्यक्ति के लिए 100 करोड़ भी छोटी चीज है। तो यहाँ पास तो लोग बाय एंड सेल कर ही रहे हैं, और प्रोजेक्ट में मुझे ऐसा कोई नेगेटिव चीज तो दिखा नहीं है। अब पैसा व्यक्ति का है तो डिसीजन उनका होगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूँ, तो निर्णय तो उनको लेना है। मैं तो डेटा दिखा सकता हूँ, डेटा दिखा रहा हूँ, डेटा में ये देखिए, ये सब तो बाय एंड सेल हो रहा है, 5-5 करोड़ तक भी हो रहा है। तो अब लोगों को समझना है कि उनको 5 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना है, 10 करोड़ लगाना है, देश की उससे कितना पैसा बनाते हैं, फिर कितना टैक्सेशन देना है। क्योंकि लोग, ये प्रश्न तो उसी तरह का है जैसे बिटकॉइन भी है, और ऑलरेडी टॉप 30 का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैंने प्रोजेक्ट दिखा दिया। अब लोग तो पैसा, ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे इधर मैं नीचे चले जाता हूँ, वीचन में भी लगाएंगे, 56 नंबर पे आके ट्रेडिंग वॉल्यूम तो चल ही रहा है, इसमें भी लगाएंगे, जुपिटर पे भी लगाएंगे। तो जब इधर पैसे लगा सकते हैं तो ऐसा कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं दिख रहा। देखिए, बिटगेट टोकन भी है जो BGB है, जिसका आज हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, बिटगेट वॉलेट का, उससे भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में ओरिजिन हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको इसमें डायरेक्ट में नहीं दिखता है। क्योंकि ये जो कॉइन मार्केट कैप है ये भी सेंट्रलाइज है, इसलिए दिखाता नहीं, इसके डेस्क में दिखता है। जैसे मैं यहाँ पास ओपन करूंगा LGNS, तो इसके डेस्क में दिखता है, क्योंकि ओरिजिन ये बोलती है कि हम कॉइन मार्केट कैप को क्यों पैसा दें भाई, हम पैसा लोगों के लिए रखें। लेकिन कॉइन मार्केट कैप का अब मजबूरी हो गया कि नहीं, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा होते जा रहा है कि इनका जो विजन है वो बढ़ रहा है, तो हमको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर कर लिया। तो यहाँ पास ये 3,600
13 पे दिखता है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। लेकिन अगर आप मार्केट कैप असली में देखना चाहते हैं तो यहाँ डेस्क स्क्रीन से दिखता है, जो मैंने दिखाया, टॉप 30 का प्रोजेक्ट है। अब अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हम पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, टॉप 30 का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। लोग तो पैसा पता नहीं 100 के पता नहीं कहाँ कहाँ लगा देते हैं। तो क्या यहाँ नहीं लगाया जा सकता? और लगाया जा सकता है। तो जो लोग इसको समझे हैं वो ऑलरेडी 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 10-10 करोड़ भी लगा रहे हैं। और जो लोग नहीं इसके समझ रहे हैं उनके लिए 5,000 रुपए भी काफी है लगाना। वो सोचते नहीं हमारा लॉस हो सकता है। सर निर्णय ये आपको लेना है। निर्णय आपको बायर लेना है। सर बायर्स बोल रहे हैं, उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाएंगे सर, कितने बड़े बड़े व्हेल या बायर्स आज या कल में ये आएंगे। आप खुद देखिए, ये C4 तो चलिए एएमएम है। एएमएम मतलब ऑटोमेटिक मार्केट मेकर, जो मतलब रेट के मैकेनिज्म को क्या कहते हैं मेंटेन करने का प्रयास करता है। लेकिन ये आप देखें, ये एड्रेस देखें आप, ये एक अलग एड्रेस है। ये देखिए $72,000, 72 लाख समझ लीजिए। ये आपका उसके बाद फिर यहाँ पास देखिए 50 लाख। फिर उसके बाद आप ये देखिए 3,34,00,000, मतलब लगभग 3,35,00,000 हो गया है। फिर उसके कब तक बाद सर? 3 करोड़ ये कब तक सर? ये 3 करोड़ देख रहे हैं, ये वाला आप देखें अच्छे से। ये देखिए हम्म, ना, 25 अक्टूबर। ये देखिए पॉलीगॉन पे जाके वेरीफाई कर लीजिएगा। हाँ, 3 4 मतलब $3,34,997। अब एक भाई बार ओपन करके दिखाएंगे सर, वेरीफाई करके उसको, ओपन कर जो देते बाय। हैं सर। अच्छा यहाँ पे सर। ओपन कर देते हैं। ये ब्लॉकचेन ओपन हो गया। ये देखिए ट्रांजेक्शन दिख गया यहाँ पास, ये पूरा। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे। ये देख तो रहे हैं आप। एक शॉट में 3 करोड़ से ज्यादा बाय है सर। तो अब लोगों के विवेक के ऊपर है सर। आप क्या कहते हैं, मतलब अब डाउट है तो एक बार मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। मैं और भी अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन डिसीजन, निर्णय आपका होगा कि कोई, क्योंकि भारत सरकार भी बोलती है अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आप अपने जोखिम के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पास मैंने जो देखा, कंपाउंडिंग इतनी बड़ी ताकत है। पेशेंस रखें। लोगों के पास पेशेंस नहीं है, लोग लालच कर देते हैं, जिसके कारण वो अपना फंड लॉस कर देते हैं। कुछ पेशेंस रखें, आपका फंड नहीं लॉस होगा। विशेष अगर आपको है तो आप मिल सकते हैं मेरे से, रमेश सर के माध्यम से आ जाए, डिटेल में दिखा दें। क्योंकि अगर आपको लग रहा है वो बड़ा फंड है तो आप ज्यादा डिटेल में एक सेशन में नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्वागत है आपका। मैं बताने का प्रयास करूंगा, ज्ञान देना ही मेरा उद्देश्य है। दे देंगे। हाँ सर, एक और सवाल आता है, इसका जी, रेट मिनिमम कितना जा सकता है और कब ये जा बड़ा सकता अच्छा सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। देखिए, एज पर द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ये है कि ट्रेजरी में जो ट्रेजरी बॉन्ड है या जो कोड है, उन्होंने एलजीएनएस के प्राइस को, ध्यान से समझिएगा इसको, एलजीएनएस के प्राइस को उन्होंने एक डाई से बैक्ड किया है। तो मिनिमम जो रिस्क फ्री वैल्यू अभी मैंने आपको दिखाया, जिसमें 56 करोड़ डॉलर थे, कभी भी जो प्राइस है $1 के नीचे नहीं जाएगा, एक डाई के नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे ही एक डाई के नीचे जाएगा, ट्रेजरी बॉन्ड एक्टिवेट हो जाएगी, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा, और वो एक साथ, मैं जो समझ पाया हूं अभी तक की स्टडी में, वो एक साथ 50 जितना उसमें है उतने के एलजीएनएस बाय कर देगा। तो 50 से 60 करोड़ डॉलर, अभी हमें $3 लाख में ही हमारा हालत खराब हो गया। 50 से 60 करोड़ डॉलर की चीज को बाय करेगा। और जितने एलजीएनएस बाय करेगा स्वयं ओरिजिन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उतने सारे एलजीएनएस को बर्न भी कर देगा। जब एक ही बार में 50 से 60 करोड़ बाय होंगे, तो आप सोचिए कितना बड़ा वॉल्यूम आएगा। तो लोग पागलों टाइप से वापस से खरीदना स्टार्ट कर देंगे। फिर से मैकेनिज्म ऊपर चला जाएगा। ये उन्होंने बैकअप फंड बनाया है रिजर्व में। रिजर्व में मतलब आप समझे कि 15 लीटर का आपकी बाइक का पेट्रोल है, या फिर कार, बाइक से लेते हैं उदाहरण, अच्छा रहता है। 15 लीटर का आपकी बाइक की टंकी है, जिसमें रिजर्व 2.5 या 3 लीटर पे लगता है। तो आपके गाड़ी में मान लेते हैं अभी 12 लीटर पेट्रोल है, तो 12 लीटर या 13 लीटर मान लीजिए, अभी 13 का रेट चल रहा है, 13 लीटर का पेट्रोल है। आपका 13 लीटर घटते घटते कहाँ पास पहुंच जाता है? पहुंच जाता है आपका $9 के आसपास में। लेकिन हमने क्या देखा कि अभी डाउन हो रहा था, 9.23 के आसपास ही वापस से लोग बाय करने लगे, क्योंकि कम में मिल रहा था। तो लोग जो है वही परचेस इतना करने लगते हैं कि आज तक इसको 8.84 के नीचे नहीं जाने दिए ये। और ओरिजिन ने तो $1 तक जाने अगर चली जाती है तो भी वापस से रेट को वो पहुंचाने की क्षमता रखती है $15 से $20 पे, और फिर उसके बाद लोग आ जाएंगे। तो कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि वो कम्युनिटी ही इसको क्या कहते हैं, $5 $6 मतलब $8 8.84 के नीचे नहीं जाने दी। और हम जो कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर में, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बोलूं कि रेट
$2 पे भी अगर चला गया और ट्रेजरी एक्टिवेट नहीं, उदाहरण के लिए, तो भी आपका फंड लॉस होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें हैवी लिक्विडिटी है और कंपाउंडिंग में इतनी क्षमता है कि बस पेशेंस रखना है, आपका फंड आपके पास आ जाएगा। और $2 जाएगी तो मैं क्या, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग हैं, दो क्या, $5 तक, $8 से नीचे नहीं जाने देंगे, $6 से नीचे उससे पहले ही बाय कर लेंगे, क्योंकि इस लेवल पे लोगों को प्रॉस्परस बना रहा है ये। तो साफ साफ बात ये है कि इतना, मतलब कि आपका क्या कहते हैं, मतलब कि अच्छा प्रोजेक्ट है, तो लोग इस तरह के प्रोजेक्ट को हाथ से क्यों जाने देंगे। तो इसीलिए प्राइस डाउन भी हुआ, $5 $6, एक उदाहरण, तो भी लॉस नहीं होना है। $1 पे तो खुद ट्रेजरी बाय कर लेगी। तो मैं तो $2 $1 पे भी कैलकुलेशन करूं तो भी लॉस नहीं होता है जनरली। जी। हाँ सर। सर आप बार बार एक शब्द यूज करें, ट्रेजरी फंड। तो जी। ट्रेजरी फंड का एड्रेस क्या है, ये कब खुलेगा, कब उपयोग होगा? तो ट्रेजरी जी। फंड के बारे में अपना एक विचार रखिए सर, क्या है? देखिए, ट्रेजरी प्रोटोकॉल जो है, एक मिनट इसको पहले समझ लें आप लोग। ट्रेजरी, देखिए, खजाना मतलब कि आपका एक्चुअली में, एक सेकंड, शेयर है स्क्रीन क्या? नहीं, स्क्रीन शेयर है सर। अच्छा एक मिनट। ट्रेजरी क्या है ना, ट्रेजरी को समझिए आप, जैसे कि एसबीआई की ट्रेजरी है। आरबीआई ने गोल्ड कहाँ सुरक्षित रखा है, ये आपको बता देगी, हमको बता देगी कि जाएं आरबीआई के पास, इतने गोल्ड सुरक्षित हैं और उस गोल्ड के ही आधार पे इतने देश में क्या कहते हैं आपके पैसे प्रिंट हो रहे हैं। तो बस अगला कोई अटैक किया देश में, कुछ विकट परिस्थिति हुई, लोग उसी को करेंगे। तो ट्रेजरी में इतने पैसे रखे हुए हैं, उसको प्रोटोकॉल आसानी से नहीं बताएगी ये, लेकिन उसका मैकेनिज्म है, वो एड्रेसेस हैं। अगर वो चीज पता चल गई, उसका कोड पता चल गया, तो लोग कॉपी करेंगे, हैक करने का प्रयास करेंगे, लोगों का पैसा रिस्क पे जाएगा। तो ओरिजिन उसको अपने पास सेफ रखती है एक मैकेनिज्म के थ्रू, लेकिन उसके बाद भी करने का है तो थोड़ा बहुत ज्यादा गहराई में अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए ओरिजिन अपने ये क्या कहते हैं डेप्थ पे उसको दिखाती है कि इतने पैसे हैं, और लिक्विडिटी पूल के माध्यम से, डिप्लॉयमेंट के माध्यम से, पॉलीगॉन का जो हमारा ब्लॉकचेन, उसके माध्यम से आप इसको समहाउ पता कर सकते हैं, लेकिन ये काफी टेक्निकल होता है। तो क्या है कि सारे कोड ओरिजिन ओपन नहीं कर सकती है। अगर सारे कोड ओपन कर देगी ओरिजिन, तो कल को डेट में, जैसे कॉइन डीसीएक्स हैक हुआ था, वजीरेक्स हैक हुआ था, ये भी हो जाएगा कल के डेट में। ये ठीक है, डिसेंट्रलाइज है, लेकिन लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर लेंगे, विच इज लाइक दी क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर लिए, क्वांटम प्रोग्रामिंग यूज कर लिए, जिसके ऊपर ओरिजिन खुद काम कर रही है, इसके ट्वीट पे है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो मतलब 10 साल बाद की टेक्नोलॉजी के ऊपर ओरिजिन अभी से काम कर रही है। तो और लोग सोचते हैं 2 महीना 3 महीना बाद चल जाएगा, एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 10 साल बाद, 5 साल बाद की टेक्नोलॉजी पे ओरिजिन काम कर रही है, 14 साल से काम करके यहाँ तक पहुंची है, तो इसका विजन कहाँ तक आगे का है। तो मैं जो समझ पाया हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, दुनिया में कोई भी सर्व क्या कहते हैं ज्ञाता तो है नहीं, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, समझ ही रहा हूँ। तो इस हिसाब से तो क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्ट नेवर एंडिंग है, और उसने सिक्योरिटी के लिए ट्रेजरी में इतने फंड जो है सिक्योर तरीके से रखे हुए हैं। उसके कॉन्ट्रैक्ट को जान पाना आसान चीज नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। लेकिन बात वही है ना कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा, इधर उधर से रिसर्च करूंगा, तो वो थ्रेट है। अकेले में मिले, देखें, अगर ज्यादा इच्छा है तो बिल्कुल बताऊंगा, पब्लिकली नहीं। थैंक यू सर। एक और सवाल आता है अक्सर कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में कई बार इसको स्केमर दिखाता है, हिडन ऑनर दिखाता है, तो वो क्यों दिखाता है और क्या ये सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को भी लेते हैं और इस प्रश्न को स्क्रीन और शेयर मैं करा चाहता हूँ देते सर, हैं। किस किस प्लेटफॉर्म में हिडन ऑनर या स्केम स्पैम दिखाता है, वो भी दिखा दीजिए तो और अच्छा रहेगा सर। ठीक है, देखिए, हिडन ऑनर का जो हिसाब है, देखिए इसको समझने के लिए हम आते हैं सटिक पे, और इसको समझने के लिए आपको और मेरे को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता है वो समझना पड़ेगा। एक मिनट, वापस से हम लोग, हाँ, सटिक पे आते हैं। देखिए, मैंने बोला था इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, स्काईनेट स्कोर अंडर एवोल्यूशन। देखिए, जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, जब मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था आईटी इंडस्ट्री में, तो मैं भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जो सैटेलाइट से रिलेटेड हो सकती है। तो मैं केवल उसका एक पार्ट बना रहा था, ऐसे करके बहुत सारे इंजीनियर्स की टीम होती है, वो लोग भी बना रहे होते हैं। कुछ लोग जैसे मान लेते हैं
टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं कोई नई गाड़ी के ऊपर, तो कोई डिजाइनिंग के पार्ट में, और डिजाइनिंग में भी 10 लोग होते हैं, 10 टीम होती है जो इसको डिजाइन करेगी। और ये सारे जो अलग अलग जो टीम होती हैं, अलग अलग जो डेवलपमेंट होता है, उसको बोला जाता है मॉड्यूल। फिर वो सारे मॉड्यूल को इंटरलिंक किया जाता है, मतलब आप समझिए कि कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट हैं, सबको असेंबल किया जाएगा और फिर उसके बाद बनाया जाएगा। अब ओरिजिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ओरिजिन का तो अभी सेकेंड फेज चल रहा है। पहला फेज कंप्लीट हुआ ओरिजिन, सेकेंड फेज अवेकनिंग चल रहा है, और थर्ड फेज जिसमें RW बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, क्रेडिट कार्ड, आर फिर आपका गोल्ड लोन, बहुत सारी चीजें हैं, वो थर्ड फेज है। तो सॉफ्टवेयर्स के मॉड्यूल जब अलग अलग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के मॉड्यूल जब अलग अलग क्या कहते हैं आते हैं, तो इनको इंटरलिंक किया जाता है। तो अभी तक इंटरलिंकिंग पूरा हुआ ही नहीं है, और 2 बार क्या कहते हैं इसका ऑडिट हो चुका है। तो इसीलिए जब तक पूरा चीज डिप्लॉय ना हो जाए तब तक स्काईनेट स्कोर अंडर इवोल्यूशन ही दिखाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्या किया उन्होंने, मतलब डिप्लॉय किया, ऑडिट कराया, और वहां पे स्कोर आपको 90 के ऊपर दिखेगा, 70 के ऊपर दिखेगा, 100 भी दिख जाएगा। लेकिन अभी आपको पता ही है, कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही एक ऐसा प्रोजेक्ट था, हाँ, जिसका स्कोर काफी अच्छा दिख रहा था और वो स्कैम करके चला गया। तो सटीक का काम स्कैम को डिटेक्ट करना नहीं है, सटीक का काम ये है कि इस तरह के इसमें कोड है, इस तरह के इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये चीज हो सकते हैं, उसको बताना। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो बिटगेट पे दिखाता है, मैं नाम बता दे रहा हूँ कि स्कैम अलर्ट दिखा दिया, और फिर हाईली रिस्की दिखा दिया, टोकन पॉकेट पे मान लेते हैं नहीं दिखाता है, मेटामास्क पे दिखा दिया। तो देखिए ये क्रिप्टो है सर। और जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन, इसमें DeFi का जो प्रोजेक्ट है, इसमें आपको टोकन का जो APY है वो काफी ज्यादा मिलता है। इथेरियम को अगर आप 1 साल के लिए स्टेक करेंगे, आपको क्या लगता है इथेरियम अब पॉलीगॉन के उन पे आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आप इथेरियम को स्टेक करते हैं तभी आपका इथेरियम नया जनरेट होता है। ओरिजिन ने कई सारे प्रोजेक्ट को स्टडी किया जिसमें इथेरियम हो, पॉलीगॉन हो, बहुत सारे हो, सोलाना तो खैर बाद में आया है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको स्टडी करने के बाद और बेस्ट और अपना एक एक एकदम एकदम नया कॉन्सेप्ट ला के अध्ययन करने के बाद इसको लाया है। तो जहां पास इथेरियम वगैरह में साल भर में 8 से 10% मिलते हैं, यहाँ पास आपको क्या कहते हैं 1000% मिल रहे हैं, 700% मिल रहे हैं, 800% मिल रहे हैं। तो अभी तक जितने भी तरह के ये सब वॉलेट हैं, वो तो आपको एक अलर्ट देंगे ना कि हाईली रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पास क्या हो सकता है आपका कि वोलेटाइल है, मतलब तेजी से रेट बढ़ सकता है, तेजी से रेट डाउन हो सकता है, तो ये रिस्की हो सकता है। आप अपने विवेक के अनुरूप इसमें पैसा लगाएं। दूसरा चीज जो है, ये जो SLGNS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 725 वाला, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड को इन्होंने पब्लिकली नहीं दिखाया है। क्यों? क्योंकि वो स्टेकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, फिर पब्लिकली दिखाएंगे इनकी कोड चोरी होंगे। इनके कोड डिप्लॉय किया है, वो कोड सटिक के पास जा सकता है, लेकिन डिप्लॉय किया है यहाँ पास। तो सिंपल सा बात ये है कि वो कोड को पब्लिकली नहीं दिखाया इन्होंने, पब्लिकली दिखाने का मतलब है रिस्क होना। तो वहां पास जो ये अलग अलग वॉलेट हैं, पहली बात तो जो बिटगेट है, ये वॉलेट है, ये सब ऑडिटिंग एजेंसी नहीं है, ऑडिटिंग एजेंसी सटीक है, आर्मर है, ऐसे करके अलग अलग लैब्स हैं ऑडिटिंग करने के। तो ये सब जो बहुत ऊपरी स्तर पे देखते हैं AI का यूज करके, चाहे वो बिटगेट हो चाहे ये हो, तो वहां पास डिस्क्लेमर के रूप में वो लिख देते हैं स्कैम अलर्ट। ये अगर स्कैम अलर्ट होता, देखिए मैं फिर भी, चलिए मैं मान लेता हूँ, क्योंकि एक साधारण यूजर जो है वो देखेगा तो शुरुआत बार में उसको लगेगा अरे ये तो स्कैम हो सकता है। तो देखिए हमारे देश की मीडिया ने तो बिटकॉइन को भी स्कैम ही कहा था, बबल कहा था, इथेरियम को भी कहा था कि बिटकॉइन को तो बैन कर दिया गया। 2017 से तो मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ इस इंडस्ट्री में, और मैं देख रहा हूँ, और तब से लेके क्या कहते हैं ना, बिटकॉइन बैन हुआ ना बैन किया जा सकता है, क्योंकि उसकी कॉन्सेप्ट ही ऐसे है और लगातार वो बढ़ ही रहा है। तो अगर इस तरह कोई चीजें थोड़ा गहराई में अध्ययन करे कि उसके पीछे का कारण क्या है, बहुत ऊपरी स्तर पर लिखा हुआ है। और फिर मैंने अभी तक तो स्कैम होते हुए नहीं देखा, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 5500 मिलियन पे जा चुकी है। स्कैम करना हो तो 10 मिलियन बहुत होता है सर, 10 मिलियन पे 500 करोड़ का स्कैम किया जा सकता है, क्योंकि ये उनका विजन ही नहीं है। तो मुझे इसलिए क्या कहते हैं प्रोजेक्ट पे विश्वास है। हाँ, 100% मैं सही नहीं बोल सकता, लेकिन मैं डेटा के आधार पे, कैलकुलेशन के आधार पे आपको संभावनाएं बता रहा हूँ। तो ऊपरी लेवल पे चीजें इसलिए वैसे करके दिखाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। तो ये कह के कि नहीं इतना स्कैम हो सकता है, ये हो सकता है,
लेकिन अगर आप उसको गहरे में देखेंगे तो इतना हैवी मार्केट कैप है, जो मैंने आज गणित समझाने का प्रयास किया, उसके हिसाब से अगर आप समझ पाए होंगे, तो आपको पता चला होगा हाँ, इतना फंड देना पॉसिबल है। जी। हाँ सर, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ सर, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे जो आपने आज पूरा एक्सप्लेन किया, और सभी यूजर्स और साथी को बता दूं, शशि सर का टाइम कल परसों भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर ब्रॉडकास्ट ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन है सर कि ग्रो टुगेदर टीम के विषय में या मेरी लीडरशिप के विषय में, जो पैम मीडिया में हम आज धमाल धमाल मचा रहे हैं, आज 45 डाउ अचीवर्स हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है प्लीज? सर आप आप मेरे बड़े भाई समान हैं। आपके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं तो छोटा भाई हूँ आपका। आप जिस स्तर पे इस विज़न को समझ पाए हैं और घंटों-घंटों बात होती है हमारी, उसके बाद आप जो मिशन पे निकले हैं, 45 डाव आपने बनाए हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा रहे हैं, स्वयं का जीवन स्तर तो ऊपर उठ ही रहा है, सभी को लेके चलते हैं। और ये आप ही नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में ये आपसे करवाया जा रहा है ओरिजिन के द्वारा, क्योंकि ओरिजिन ने ये मैकेनिज्म ही डेवलप किया कि अगर आप सबको लेके चलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। अगर आप स्वार्थी होंगे, लालची होंगे तो नहीं हो पाएँगे। तो आपने जो ग्रो टुगेदर बनाया है आप लोगों की टीम ने आपने, और ग्रो टुगेदर के साथ जो आप उस मिशन की ओर जा रहे हैं, अभी तक तो देखिए भारत में इस लेवल पे इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट तो मैंने नहीं देखा है कि कोई कर पाया है। और ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि मेरा और आपका काफ़ी बात होता है, हम लोग काफ़ी आगे के विज़न के साथ हैं, यूनिवर्सिटी के विज़न के साथ भी हैं। मैंने जो एक इन्फिनिटी सॉल्यूशन नाम का चीज़ बनाया आज से 5 साल, 6 साल पहले, मेरा ये उद्देश्य है कि सभी लोग को एजुकेट किया जाए। तो वो जो कि ग्रो टुगेदर का पार्ट ही है। तो अब क्या कहते हैं, बात ये है कि जिस विज़न की ओर आप हैं, जो लीडरशिप आप में है, तो मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप 100 डाव को क्रॉस कर देंगे। और फिर 100 डाव ही क्यों देखा जाए, 140 करोड़ का देश है सर, करोड़ों डाव होने चाहिए, क्योंकि डिजिटल सिविलाइजेशन की ओर ओरिजिन ने एक विज़न दिया है। तो अगर हमारा कैलकुलेशन सही है, मैं सही समझ पा रहा हूँ, तो 100 डॉ 1000 डॉ बहुत छोटी चीज है, V6 भी बहुत छोटी चीज है, क्योंकि V6 भी बनते जाएंगे लोग। तो V6 के भी ऊपर का सोचें, सबके विकास का सोचें, और आप उस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भी खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ और मैं सही बताने का प्रयास कर सकूं, बस ये आशा है। सर थैंक जी। यू सर। सर मुझे